अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, कराची के मसाइल जूं के तूं हैं, लेकिन सियासी जमातों की शोला बयानी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। विफाक के नुमाइंदे हों, सूबे के वज़ीर आला हों या इत्तेहाद में बैठे कराची से वाबस्ता दीगर सियासी जमातें, हर कोई कह रहा है कराची हमारा। लेकिन जब कराची के मसाइल हल करने की बात आती है तो विफाक से लेकर शहरी हुकूमत तक इख्तियारात का रोना रोया जाता है। हमारे तज्ज़ियाकार तो पहले दिन से ही ये कहते आए हैं कि किसी एक जमात के पास कराची के मसाइल का हल मौजूद नहीं, लेकिन हालात अगर यही रहते हैं तो क्या मुमकिन है कि इन जमातों का इत्तेहाद कराची के मसाइल पर उनको हल करने के हवाले से कभी एक हो पाए। दूसरा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक अहम सवाल उठा दिया है और अपने तहरीरी हुक्म में कहा है कि अगर पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी नहीं की तो उन्हें सरेंडर करना होगा। अब अदालती हुक्म के बाद क्या ये मामला नवाज शरीफ की जमानत की मनसूखी की तरफ जा रहा है, जो नवाज शरीफ साहब के लिए नई मुश्किलात का आगाज साबित हो सकता है। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे बुज़दार साहब की खुद-एतमादी से मुतालिक एक अहम बयान को, वो भी ऐसी सूरत हाल में कि जब नैब में उनके खिलाफ एक केस खुल चुका है और मुश्किलात थमने का नाम फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार जुनैरा अज़हर साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। जुनैरा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब इक्तुफ़ाई साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। NBC हमारे साथ अब से कुछ ही देर में मौजूद होंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर वकार अजीम साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अतर वकार साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची के हवाले से। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कराची के इख्तियारात के मामले पर किसी के दिल में दिमाग में कोई खुंदक है, कोई खुन्नास है तो वो निकाल दे। इख्तियारात हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और ना ही आइन इस बात की इजाज़त देता है। अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल साहब की तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में के रिमार्क्स दिए थे, उस हवाले से कहा जा रहा है कि उस बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि विफाक की जानिब से एक एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी जा रही है, लेकिन हमने ये देखा कि मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म की एडवाइजरी कमेटी के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। ताहम MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी हमारे सामने हैं, कभी किसी शो में बैठकर तो कभी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। अब जनरल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी, फरमाइएगा कि जिस किस्म के हम लोग तहफ़्फ़ुज़ात देख रहे हैं आगे पीछे, तीनों जमातों का मौक़िफ़ अलग है जो कि कराची में इस वक्त स्टेक होल्डर मानी जाती हैं। अगर सूरत हाल इसी तरह से चलती रहती तो आप समझते हैं कि PPP, PTI और मुत्तहिदा के दरमियान इत्तफाक हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सूरत हाल अभी है, आप मुझसे पूछ रही हैं ना जरा? जी जनरल साहब, आपसे सवाल है मेरा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो सूरत हाल है अभी, आप देखिए कि इख्तियारात का रोना पहले से रोना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर आपका कराची के साथ ही खुलूस हो और आप चाहें कि कराची में तरक्की हो, उसके मसाइल हल हो जाएं, लोगों को कंफर्ट मिले, लोग जो कोई पानी को रो रहा है, कोई सीवरेज का मसला है, कोई वैसे इलाके डूबे हुए हैं, इन सारी चीज़ों से जो आवाम को मुश्किलात हैं, अगर उसके फिक्र हो तो फिर ये रोना कोई ना रोए कि जी इख्तियारात किसके पास हैं, या क्या वो कहेगा कि जनाब मेरी मदद के लिए जो भी आना चाहता है कराची में आए और काम करके दे। आप अगर सारों के साथ मिलके करें कि इत्तेफाक राय से, और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे आज अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हुकूमत का, तो वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक मिलके एफर्ट आपकी होगी और वो कामयाबी की तरफ जाएगी। सब जो है वो उसमें ना सिर्फ अपना हिस्सा डालेंगे, बल्कि उनके जो नुकात होंगे, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो भी सामने आएंगे और पूरे किए जाएंगे जी। लेकिन मसला यहाँ पे यही है कि जब भी पैसे का किस्सा आता है माल लगाने का, तो वफाक को तो ये कहा जाएगा कि आप पैसा हमें दे दें, पकड़ा दें। पैसा आ गया, अब इख्तियारात की कहानी आ जाएगी, और इख्तियारात का मतलब ये है कि ये पैसे को इस्तेमाल करना, खाना, कहाँ लगाना है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाना है, ये सब अब हम अपने मुफादात के मुताबिक करेंगे। तो फिर अवाम का मुफाद, अवाम के मसाइल, जो दुख आज वो झेल रहे हैं, वो कहाँ गए? तो इससे तो एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि आप की नीयत जो है वो कराची के लिए नहीं है कि कराची को आप ठीक करना चाहते हैं। आप अपना इक़्तिदार और उससे जुड़े हुए पैसे का किस्सा जो है वो आप सामने रख के बैठे हुए हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि आपकी नीयतें क्या हैं। तो ये बहुत ही तकलीफ दे, मैं समझता अफसोसनाक पहलू है इसका। आम हालात में मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये चाहिए था कि जनाब हम वेलकम करेंगे
अगर हमारे साथ मिलके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी और काम करना चाहता है, वो रफाई अदारा हो, तो हम बिल्कुल वेलकम करते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करें। लेकिन लगता है कि ये उनकी तरजीह नहीं है, वो कब्जा चाहते हैं, वो अपने ही हाथ में लेना चाहते हैं। अगर ये इतने ही अथॉरिटी थी इनकी और इतना ही ये मुखलिस थे, तो फिर आज दिन तक कराची के मामला हल क्यों नहीं कर लिए इन्होंने? वो नजर आता है कि भाई ये इनकी ना नीयत थी, ना ये कामयाब हुए, ना इनके पास वो स्किल्स थी, ना शायद इतने वसाइल भी ना हो। लेकिन अब जब ये सारे इकट्ठे होने के लिए बात हो रही है, तो उनको अपने इख्तियार और इख्तियारात का रोना आ गया। तो उससे साफ जाहिर है कि यहाँ पे अवामी मसाइल का तो मेरा नहीं ख्याल फोकस उस पर है। फोकस है कि मेरे हाथ में हो सब कुछ हो, जो आपने लगाना खर्च करना है वो मुझे दे दें, ताकि मैं जानूं और मेरा काम क्या। तो ये मेरा ख्याल है काबिल अफसोस। तो जनरल साहब आप ये कह रहे हैं कि अब आज जब मिलकर बैठने की बात आई है, तो अभी भी इख्तियारात का ही मसला है कि मेरे हाथ से ये सब कुछ चला ना जाए। संजीदगी आपको फिर भी तीनों की किसी की नजर नहीं आ रही है? नहीं, मुझे तो ये सिंसियरिटी या क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अतर साहब, जिस तरह से आज खुर्रमशेर ज़मान ने कहा कि कल हमें कोई ये ना कहे कि वफाक ने ताउन नहीं किया, इसलिए हम आज कह रहे हैं कि हम मिल बैठकर तैयार हैं काम करने को, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं पीपीपी के पास ना मिशन है, ना विजन है, ना काबिलियत है, इस किस्म की बातें भी करते हैं। इस तरह के रद्द-ए-अमल अगर आते रहे तो कैसे मुमकिन हो पाएगा तीनों जमातें एक पेज पर होंगी? ज़रिया, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। जी। लेकिन 1951 में उमर कुरैशी साहब, हम सब उनको जानते हैं एज अ कमेंटेटर, लेकिन बहुत अच्छे वो राइटर भी थे। उनकी एक किताब थी ब्लैक मूड, उसमें उन्होंने लिखा था 1951 में कि इस शहर को जिसने भी आबाद किया और बनाया है, उसने फ्यूचर प्लानिंग इसकी कभी सोची नहीं। उसने कभी ख्याल नहीं किया कि इस शहर में कभी बारिश भी होगी और सीवरेज का निज़ाम कैसे होगा। तो ये सिलसिला तो उस वक्त से चल रहा है। दूसरा ये है कि इस शहर को जो इस नहज पे अब आया हुआ है, इसमें आप किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। इस शहर में मुख्तलिफ पार्टीज़ के मुख्तलिफ लोगों के रूल्स रहे हैं। 11 साल ज़िया-उल-हक साहब रहे हैं, MQM उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी थी, नून लीग रही है, पीपल्स पार्टी रही है, परवेज़ मुशर्रफ साहब रहे हैं, उसमें भी MQM उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी होती थी। यहाँ बात यह है कि जी हमारे पास फ़ंड नहीं है, पैसे नहीं है, काम नहीं कर सकते। देखें, फ़ंड भी हैं, जैसे जनरल साहब ने बात की है कि नीयत की। इस वक्त आपने खुर्रमशेर ज़मान की बात की है। आज ही खुर्रमशेर ज़मान ने एक बयान दिया है कि ये लास्ट चॉइस है पीपल्स पार्टी के पास। अगर वो ठीक ना हुए तो हमारे पास डंडा भी है और हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। तो अगर इस तरह के रिएक्शन आएंगे, और अभी 3 दिन पहले अली जैदी ने हमने उसके मॉर्निंग शो में कहा था कि मैं तो मुझे रोक लें जितना भी, मैंने तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बोलना ही है। तो जब ये माहौल होगा तो आप किस तरह से इन चीज़ों को देखेंगे। अब मैं आता हूँ कि जो इस वक्त NDMA का जो रोल है, देखें, पहले प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक रोल दिया कि आप नालों की सफाई करें। उस वक्त हम सारों ने बात की कि फ़ौज का ये काम नहीं है, लेकिन उसके एक हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कराची में सारा किया और सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट पे बात की, और उन्होंने कहा कि NDMA जो है वो यहाँ आके नालों की सफाई करें। मैं फिर वही कहूँगा, NDMA का काम खाली नालों की सफाई नहीं है। लेकिन इस शहर में 4 बड़े नाले हैं और 50 के करीब दूसरे नाले हैं। तो इस वक्त NDMA के पास जो रोल है वो इस शहर की डेवलपमेंट का है। जनरल साहब ने पानी की बात की। मैं आपको बताऊं, इस शहर में पानी का मसला नहीं है। अच्छा। मसला है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का। आप इस शहर में जितने इदारे हों, चाहे वो KMC हो, चाहे वो KDA हो, चाहे वो DHA हो, चाहे कंटोनमेंट बोर्ड हो, इन सब इदारों के जो है अपने अपने वाटर टैंकर्स हैं और पानी की बहुतात है। हर जगह उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती तो उन करीब लोकेलिटीज़ में नहीं होती। तो असल मसला है डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर जो इस वक्त एक चीज़ है कि
अब गवर्नमेंट और जुडिशरी वो मिलकर कोशिश कर रही है कि इस शहर में बेहतरी लाएं, लेकिन इस शहर में बेहतरी कैसे आएगी? पहले तो अभी जो कमेटी बनी है वो भी फाइनलाइज नहीं हुई। हाँ। कमेटी बनेगी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, क्या काम डेवलपमेंट का काम देखना है, क्या इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना है, पानी को देखना है, ये सारी चीज़ें तय करनी है। देखें इस शहर में इंक्रोचमेंट जो है उसके भी सब लोग जिम्मेदार हैं। आप बारिश होती है तो गवर्नर हाउस सिंध असेंबली के सामने जो पानी जमा होता है वो नाले का पानी होता है, और वो नाला जो है उसके ऊपर पूरा उर्दू बाज़ार और पूरी टायरों की मार्केट बनी हुई है। उस इंक्रोचमेंट को कोई नहीं हटाता क्योंकि कुछ लोगों के वहाँ इंटरेस्ट हैं। बात यहीं पर आ जाती है अख्तर साहब, जिस तरह कि आपने अपने गुफ्तगू के आगाज में भी खुर्रम शेर ज़बान साहब की मजीद स्टेटमेंट का हवाला देते हुए कहा, तो उस वक्त सिचुएशन ये आती है कि अगर हुकूमत की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट सामने आती रहेंगी तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये तीनों एक पेज पर आएंगे और कराची के मसाइल जो है वो वहीं पर रह जाएंगे। इजाजत दीजिएगा मैं आगे जाऊँ। देखिए जी अख्तर साहब, नहीं मैं सॉरी एक मैं बात और कर दूं जी। देखें इंक्रोचमेंट की और नालों की बात हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है शाइन कॉम्प्लेक्स, उसका पार्किंग लॉट जो है वो नाले पे बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग है वो कार पार्किंग जो है वो नाले पे बनी हुई है। तो ये मसले जो हैं ये कई सालों के हैं। अगर ये मिलके इस शहर को ठीक कर सकते हैं, इससे बेहतर और कोई बात नहीं। और अभी भी जो है झगड़ा यही हो रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, ये फेडरेशन देखेगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखेगी। और अगर ये सब आप अभी से ये बयान देना शुरू कर दें तो फिर ये कभी भी नहीं होगा। एक छोटी सी बात मैं और कर दूं, यहाँ ग्रीन लाइन मंसूबा था, तो 18 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम बनाएंगे और बसें सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी। प्राइम मिनिस्टर को किसी ने गलत ब्रीफ किया कि नहीं जी नहीं, हमने तो सब तैयारी की हुई है, ये क्रेडिट आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ना दें, हम कर लेंगे। लेकिन 2 साल से वो चीज़ नहीं बनी। फिर इसी तरह जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2019 में वो 162 अरब का पैकेज कहा था मैं कराची की डेवलपमेंट के लिए दूंगा, वो नहीं हुआ। मैं तो चाहता हूँ कि NDMA आए और ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं और इतने अरसे से नहीं हो रही वो ठीक कर दें, ताकि एक बार पानी का मसला भी हल हो जाए, इंक्रोचमेंट का भी मसला हल हो जाए और डेवलपमेंट का काम जो है वो भी हो जाए, तो ही यहाँ का शहरी सुकून से रह सकेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में झगड़े रहेंगे। अभी भी कुछ नहीं होगा जब तक जब जुडिशरी और NDMA मिल के फौज, क्योंकि अब तो ये ओपन हो गया है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व हुई है, ये लोग ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज ये पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ नहीं बैठ सकेंगी। आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बस का ये मसला नहीं है, वहां पर गया मामला तो फिर इख्तियारात की जंग होगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। नासिम चुगताई साहब, वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही एडवाइजरी कमेटी के जिसके बारे में अटॉर्नी जनरल बात कर रहे हैं, खुर्रम शेर ज़बान बात कर रहे हैं, PPP के नुमाइंदे और वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हमें तो किसी किस्म के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। बताइए फिर कैसे मुमकिन हो पाएगा इन तीनों जमातों के दरमियान इत्तेफाक? नहीं, मेरा ख्याल इत्तेफाक जरूरी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तीनों अलग अलग पार्टियां हैं। मैं इस बात पे इतराज करता हूँ कि इनमें इत्तेफाक होना चाहिए। मैं बात नहीं सुन पाया जनरल साहब की और अतर साहब की, बड़ा हिस्सा मैंने नहीं सुन पाया, लेकिन मैं सवाल पर बात कर रहा हूँ कि इत्तेफाक क्यों करें लोग एक दूसरे के साथ। इनका इत्तेफाक क्या ये हो कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाए? ज़रा वो नहीं हो पाएगा। इनके झगड़े रहेंगे। इनके झगड़ा ये भी रहेगा कि मेरे इलाके में नाला क्यों नहीं बनाया, मेरे इलाके में नाले की सफाई क्यों नहीं की, NDMA सफाई क्यों नहीं करा रहे। अब NDMA खुद कह रही है कि छोटे नाले आप ले लो। मैं आपको बता रहा हूँ आज ये बात कि NDMA खुद कह रही है कि छोटे नाले आप ले लो, बड़े हम कर लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि छोटे नाले भी NDMA करेगी। तो एक मसला ये है। दूसरा मसला ये कि शेर ज़मां ने, खुर्रम शेर ज़मां गालिबन नाम है, जो मेरे ख्याल मुंतखब भी नहीं हो पाते अगर PTI में ना होते तो उन्होंने कहा जब तक अगर उन्होंने काम नहीं किया सूबाई हुकूमतें तो हम डंडा उठाएंगे। अरे भाई, डंडा आप उठा लें। ये शहर बहुत डंडे देख चुका है और बहुत डंडे कुंद कर चुका है।
ज़िया-उल-हक से लेकर आज तक की पूरी जो शजरा है निकाल लें आप तो मालूम हो जाएगा। मैं समझता ये हूँ इत्तफाक इस बात पर है कि शहर को सुथरा करना चाहिए, शहर को साफ करना चाहिए, और जो कमेटी शमेटी बनी है वो वर्किंग कमेटी हो, एडवाइजरी बोर्ड हो, कुछ भी हो, उसका काम बकौल खालिद मकबूल साहब के सिर्फ सफाई करना है शहर की, और कोई नहीं है। और यही इतराज़ गवर्नमेंट को भी था कि भाई कहाँ आ रहे हैं, किस हलके में आ रहे हैं आप, किस इलाके में आ रहे हैं और क्या करने आ रहे हैं। असदुद्दीन ने वाजे कर दिया कि हमारा काम जो है वो ये है कि हम आपकी हेल्प करें। जहाँ रुकावटें आ रही हैं वफाक की तरफ से, जो बताया अभी अतर साहब ने सुनना था, उर्दू बाज़ार और शाइन कॉम्प्लेक्स, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना है, सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग का एक हिस्सा वो भी नाले के अंदर आता है। और फिर अगर आप चाहें PSS ब्लॉक 2 वो बनवा नाले के ऊपर है। 40,000 इंक्रोचमेंट हैं नालों का, और ये किस दौर में कायम हुई हैं? ये शुरू हुआ ज़िया-उल-हक के दौर में। ज़िया-उल-हक कॉलोनी, फिर नुसरत भुट्टो कॉलोनी, फिर सदर मुशर्रफ कॉलोनी, सबके नाम रख रख के बेवकूफ़ बना के कॉलोनियाँ बनती गई, लोग वहाँ आबाद होते गए। अब वहाँ लीज भी है, सब कुछ है। बड़ा ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन नहीं है ये, हरगिज़ नहीं है। और इसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए जितना सूबाई हुकूमत, MQ और PTI की तो खैर गुस्से में बहुत रहती है हर वक्त, उसको मार देंगे, गिरा देंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, गवर्नर साहब 10 दिन की छुट्टी पे वो कह रहे हैं गवर्नर राज की बातें नहीं कर रहे हैं, NBC PTI वाले कह रहे हैं गवर्नर राज की बातें नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अटॉर्नी जनरल ने मिलकर चीफ मिनिस्टर से ये वाजे किया कि नो गवर्नर राज, नो 149। हाँ। उसके बाद जो सूरत हाल आई सामने, उन्होंने बैन भी दिया है, आज उन्होंने बात भी की है, बैन भी दिया है, तो बिल्कुल खुल के सामने आ गया, कुछ नहीं है। ये अगर कर सकते हैं सफाई शहर की तो कर ले, वहाँ अल्लाह मियाँ करेगा, क्योंकि इन तीनों के बस में इस तरह तो है नहीं जिस तरह वो करना चाहते हैं कि हम बल्दियाती इंतखाबात से पहले जीत भी जाएं और इलाका भी गंदा रहे। ठीक है अमीर, सूरत हाल ऐसी है कराची की कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। जरिया पीपल्स पार्टी का मिजाज ये बन चुका है कि ना काम करना है, ना काम करने देना, ना खेलना है, ना खेलने देना है। एक बेचारा अमेरिकी मुसन्निफ है इरविन आइजनबर्ग, पता नहीं जिंदा ये मर गया, इसने 1974 में किताब लिखी। उस किताब में इसने कराची का जिक्र किया। किताब का नाम है गालिबन द नेशंस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो इस किताब में कहता है कि 1947 में जब बड़े सगीर तकसीम हुआ तो कराची शहर पूरे जनूबी एशिया में, साउथ एशिया में सबसे साफ सुथरा शहर था। उसको माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के और नाक से लकीरें खींचनी चाहिए अगर वो जिंदा है आज। अपनी किताब को उठवा ले सारे पब्लिशर से और मंसूख कर दे अपनी किताब, शर्म से डूब मरे। उसने क्या लिखा था? 12 साल से हुकूमत है, इंसाफ तो करना चाहिए हमें बात करते वक्त सबको। 12 साल से हुकूमत है तो भाई और क्या चाहिए आपको? जिन 12 सालों में 5 साल आपकी मरकजी हुकूमत भी थी, यानी ऊपर से भी आपको सपोर्ट हासिल थी, नीचे भी आपकी हुकूमत थी, फिर और क्या चाहिए आप? सिंगापुर छोटा सा शहर है, कराची की तरह सिटी स्टेट है, कराची की तरह साहिली शहर है। 1965 में आजाद हुआ है। 1947 के कराची की निस्बत 1965 का जो सिंगापुर था वो बदतरीन शहर था, गंदा, मैला, भद्दा और बदबूदार शहर था, और गोरों ने उसको अयाशी के लिए अपना अड्डा बना रखा। आज सिंगापुर दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट और नीट सिटी है। किसी में जुर्रत नहीं है कि सिंगापुर की सड़क पर थूक के दिखा सके। कूड़ा फेंकना तो दरकिनार है भाई, हर काम दुनिया ने किया है। यहां उल्टी गंगा बहती है, ना काम करती हो ना करने देती हो। तो बात करते हैं तो उसके ऊपर भी फतवे लगाते हो, उनसे कराची छीन रहे हैं। कराची की हमारी माँ है और कराची फलाना है, ढमकाना है, अजीब अजीब गर्दाने और पता नहीं कहां उसकी लुगत लेके आते हो। ग्वांतानामो बे, शर्म अगर हो किसी में तो सुन ले, ग्वांतानामो बे जेल है जिसको अमेरिका ने क्यूबा के साहिल पर बनाया था। मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, उस जेल में रहने वाले जो कैदी हैं उनको साफ पानी मिलता है कराची के शहरियों की निस्बत। अमेरिका ने उन कैदियों के लिए जिनको उसने दहशतगर्दी के इल्जाम में वहां लाके रखा था, उनके लिए डीसैलिनेशन प्लांट लगाया ग्वांतानामो बे में, ताकि इन कैदियों को साफ पानी मिले। 5 करोड़ लोग ये कैदी हैं, $13 मिलियन, 40 कैदी है उसमें, $13 मिलियन पर कैदी कॉस्ट आ रही है।
उस जेल को चलाने की। 100 डॉक्टर्स हैं, 40 कहती हैं 100 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ है उनके इलाज के लिए। और ये तो 5 करोड़ इंसान है यार, आजाद शहरी है। एक कहती बीमार हुआ था 2017 में, फ्लोरिडा की रियासत से अमेरिकी नेवी पोर्टेबल MRI मशीन उठाकर और ग्वांतानामो बे के साहिल पर लेकर आई थी उसके इलाज के लिए। और ये तो 5 करोड़ हमारे शहरों की ऐसी हालत है कि हम एक शहर का मवाजना दूसरे से नहीं कर सकते, दूसरे ममालिक से करना तो दरकिनार है। मेरे सवाल की तरफ आइए, लग रहा है आपको कि ये पहुंच पाएंगी तीनों जमातें एक इत्तेफाक के साथ कराची के मसाइल के हल के लिए? किसी सूरत में नहीं पहुंच पाएंगी। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। सही। इनके अंदर टफ वॉर का कॉन्सेप्ट है, इनके अंदर पॉलिटिकल गेम्स का कॉन्सेप्ट है। पीपल्स पार्टी जानती है कि अगर इसमें शामिल हो गए MQM और तहरीक-ए-इंसाफ, अगर शहर को सफाई हो गई, काम हो गया, तो सारा क्रेडिट ये ले जाएंगे। MQM चाहती है हमले, तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है हमले, तो इनका नेशनल इंटरेस्ट तो है नहीं, तो अपनी अपनी सियासत के लिए हो रहा है। जुनेरा, पावर की जंग है। अमीर ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो पावर है ना, उसको अपने हाथ से कोई जाता देखना नहीं चाहता। फिर ये कैसे पॉसिबल है कि कराची के मसाइल हल हों, तीनों जमातें एक इत्तेफाक के साथ सामने आए? देखिए, पावर इस वक्त किसी के पास भी नहीं है। आपको पीपल्स पार्टी वहाँ नज़र ज़रूर आ रही होगी, MQM नज़र ज़रूर आ रही होगी, PTI भी नज़र ज़रूर आ रही होगी। दे आर ऑल क्लॉलेस, पेपर टाइगर्स हैं ये, इनके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हुई हैं। प्रॉब्लम ये है, और उस पर कोई भी फोकस नहीं कर रहा। अगर इनके हाथ में चीज़ें होती तो आपके ख्याल में जितना शोर मच चुका है, सुप्रीम कोर्ट जिस लेवल पे चीज़ों को कह चुकी है, कुछ ना कुछ करके ये लोग ऑप्टिक्स के लिए ही दिखा चुके होते। ग्राउंड रियलिटी इज़ कि गवर्नेंस ज़ीरो है, इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं, इनकी वहाँ पे रिट नहीं है, क्योंकि एक ख़ास लेवल ऑफ करप्शन जब आपके हाथ से निकल के इतना डीप डाउन पेनिट्रेट कर जाता है तो फिर नीचे सब ग्रुप्स बन जाते हैं जो ऊपर तक तो बात आने ही नहीं देते। तो इसलिए किस गवर्नमेंट और किस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं हम? ये सारे ऑप्टिक्स हैं, ये शोर मचाने वाले, एक दूसरे को बातें सुनाने वाले। एग्रीमेंट ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी और PTI और MQM सब मिलके इस मसले को हल करेंगे। NDMA एंड FWO इनको सपोर्ट करेगा, फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी फंड्स भी देंगे। इंक्रोचमेंट के मसले पे कराची से थोड़ा सा बाहर की तरफ जहाँ जहाँ लैंड अवेलेबल है वहाँ पे कुछ परमानेंट या सेमी परमानेंट हाउसिंग बना के उन लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इस तरीके से प्लानिंग होगी, किसी का वोट बैंक भी डिस्टर्ब ना हो। ये स्मॉल आइलैंड्स ऑफ सक्सेस बनाए जाएंगे। आप आने वाले वक्त में देखेंगे, पहले नालों का मसला हल होगा, फिर सीवरेज का होगा, उसके बाद आप देखेंगी कि किस तरीके से लोगों को ले जाके रीलोकेट किया जाता है, और उसमें ये सब पूल करेंगे, सब अपना हिस्सा डालेंगे और खामोशी से और खुशी से डालेंगे। ये जो गिमिक्स कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। अगर ये ना करें तो आवाम को और लोगों को लगता ये है कि शायद फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी तो बिल्कुल डेड हो गई, वो तो बोल ही नहीं रही है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बैक चैनल पे चीज़ें अग्री हो चुकी हैं पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के लिए। फ़र्स्ट टाइम आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान आर्मी ने रोल प्ले किया है, और वो पॉलिटिकल एक्टर्स के ज़रिए से ही चीज़ों को ठीक करेंगे। उनकी सपोर्ट और कैपेबिलिटी के जहाँ पे इशू आएंगे वहाँ उनके साथ खड़ी होगी वो। तो मेरे ख्याल में तो थिंग्स आप ये कह रही हैं जुनेरा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं बस क्लैरिटी ले लूं। आप ये कह रही हैं कि पर्दे के पीछे इत्तेफाक हो चुका है, ये जो सियासी बयानबाजी ये सिर्फ अपनी अपनी जमातों को के कारकुनान को बस उनको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। एब्सोल्युटली। NBC वेरी शॉर्ट कमेंट, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए, अमीर ने बहुत ज़बरदस्त बातें की, और मैं अमीर की बातों पर सिर्फ 2 मिसालें देना चाहूँगा। एक मिसाल ये है कि कराची इलेक्ट्रिक ने सदर, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद और वफाक के हुक्म के बावजूद, इंक्वायरी के बावजूद, शोकॉस के बावजूद बिजली फराहम नहीं की, और आज भी शट डाउन हो रहा है। जो भी कह रहे हैं उसको कहते हैं टेक्निकल है, वो हो रहा है। दूसरी बात ये कि इख्तियारात क्या होते हैं? इख्तियारात ये होते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाशिंगटन में कर्फ्यू लगाने और फ़ौज भेजने का हुक्म दिया कोरोना के दौरान, और फ़ौज पहुंच गई।
फौज कैपिटल हिल्स पहुंच गई और वहां वो खड़ी हो गई। मेयर ने कहा निकल जाओ यहाँ से। ट्रम्प तड़पता रह गया, फड़कता रह गया, उसको वहां से निकलना पड़ा। ये लोकल गवर्नमेंट होती है। तीसरी बात जो ज़ुनैरा ने कही वो बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि मैं थोड़ा इजाफा करूंगा कि इस पर अमल शुरू हो चुका है, क्योंकि बात ब्लूप्रिंट की आ गई है। तो बता दूं मैं आपको, इस पर अमल शुरू हो चुका है। अगर आप सोहराब रोड से आगे निकल जाएं तो आपको छोटे छोटे सैटेलाइट सिटीज, ब्लू एरियाज आपको नजर आएंगे, जिसमें बैरियर टाउन पहले पड़ता है, तो उसके बाद ASF टावर्स हैं। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन बस ज़ुनैरा का पॉइंट लेते हुए मैं सेगमेंट को क्लोज करूंगी कि पर्दे के पीछे रहते हुए तमाम तरह इत्तेफाक जो हैं वो हो चुके हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, PTI हो, PPP हो या पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, ये बस अपने कारकुनान को अपने एक सियासी साख को बचाने के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट देती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने अगर नवाज शरीफ की जमानत में तौसी नहीं की तो उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अब तोशा खान ने रेफरेंस में एहतसाब अदालत के हुक्मनामे को चैलेंज करने से मुतालिक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म में ये रिमार्क सामने आए हैं और मेडिकल रिपोर्ट के पेश नज़र नवाज शरीफ को मखसूस वक्त के लिए जमानत दी गई थी, ये भी आपको याद होगा। लेकिन ये रिमार्क देना कि पंजाब हुकूमत जमानत में तौसी ना करे तो नवाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ेगा। अब अदालत की जानिब से अगर इस किस्म के रिमार्क सामने आते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात का आगाज हो गया है? एनबीसी मुश्किलें इतनी पड़ी, मुझ पे क्या आसान हो गई। बहुत पुराना शेर है, बसों पे लिखा मिल जाता है आपको ये। तो नवाज शरीफ पे इतनी मुश्किलात आ चुकी हैं कि अब उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो वापस नहीं आएंगे। आप सरेंडर करवा लें, आप कुछ भी करवा लें, और वापस नहीं आएंगे तो क्या कर लेंगे आप? आपने क्या कर लिया साहबदार के साथ? कितने पैसे खर्च किए शहजाद अकबर साहब ने साहबदार को वापस लाने के लिए? करोड़ों रुपए, करोड़ों पाउंड खर्च किए। वहाँ लॉबिंग भी की बहुत तगड़ी, वापस लेके नहीं आ सके आप। सियासी केस है नहीं, करप्शन का केस है। करप्शन के केस में तो बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत से लोग वहाँ गिरफ्तार लोग वहाँ मुकीम हैं बरतानिया में, लेके आ जाइए वापस आप। लेकिन जो मेरी इत्तला है वो ये है कि नवाज शरीफ गुस्से में, और उन्होंने कहा कि मुहर्रम के बाद बहुत तगड़ी मुहिम शुरू कर दी जाए। अच्छा। और उसके लिए उन्होंने APC का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इस्तेमाल किया MPC शुरू की जाए, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब ये कुछ लोग लें, कुछ लोगों को बाहर निकाल दें, कुछ नए अंदर ले लें अपने अपने उसके, और पीपल्स पार्टी तक महसूस है। पीपल्स पार्टी वालों का आपने देखिए आज सूरत हाल है कि नियाज नाइक को भी, और नाइक साहब को भी जाने किया गया। तो तालिबान ये इंतज़ामिया हुजूम का खिताब सुनती है तो जब नवाज शरीफ साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए अपनी पार्टी को कि वो मुहर्रम के बाद बहुत एग्रेसिव हो जाएं, तो इसका मतलब कई निकलते हैं कि बीबी मरियम जो है वो भी शायद कुछ कहेंगी, भी बाहर निकलेंगी, वो भी जुलूस जलसे करेंगी। और उसके बाद क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि नवाज शरीफ की मुश्किलात तो हैं और बढ़ जाएंगी। सो व्हाट। आतिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी देखिए, साहब आपको तज्जिया पर चुगताई साहब ने कहा कि इतने केसेस हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ हमें और देखनी चाहिए। जैसे अभी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात हुई कि कराची शहर में पसे पर्दा सारी चीज़ें तय हो रही हैं, और अब जुडिशरी और फ़ौज इस शहर को ठीक करेंगे और आने वाले हालात में ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतरी की तरफ जाएंगी। यही हाल इस वक्त जो मुल्क का ओवरऑल आप देखें ना, तो पॉलिटिकल माहौल जो है उसमें भी कुछ तेज़ी, कुछ गर्मी आई हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी ये इनकी एक तो बेल ख़त्म हो चुकी है, अब पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको फर्दर आगे परमिशन देती हैं कि नहीं। इस मुल्क में ये चीज़ें चलती रहती हैं और ये फ़ैसला भी कहीं और से होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज़ शरीफ का ज़ाती तौर पे कि वो आएंगे या उन पर कोई प्रेशर डलेगा या उनसे कोई ज़बरदस्ती लाएगा। ना शहबाज शरीफ के बेटे को कोई लेके आया,
ना नवाज शरीफ के बेटे को कोई लेके आया, ना इसहाक डार को लेके आया। नवाज शरीफ भी जब गए हैं वो भी किसी अंडरस्टैंडिंग से ही गए होंगे ना, वो वापस आने के लिए नहीं गए होंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल गर्मी, अब डायरेक्ट नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान भी आपस में बात करना शुरू हो गए हैं। तो देखें ये चीज़ें अब चलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में खाली कराची नहीं, पंजाब में भी ये चीज़ें उठेंगी और ज़ोर शोर से उठेंगी। तो देखते रहें आने वाले दिन में मतलब और क्या होने वाला है। पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई होने वाला है, हम आने वाले दिनों में ये देखेंगे। प्लीज बोले। हाँ, और इसको हल करने वाले तो हमारे पास हैं ना, तो मसाइल हल होंगे। अब वो किस तरह से होंगे ये सिर्फ देखने वाली और सोचने वाली बात है। जनरल साहब देखिए, इसमें सवाल में मुझे थोड़ा सा जो शुबा है और मेरी समझ से बालातर है, जमानत अदालत देती है, हुकूमत तो नहीं देती। पहले भी जब वो गए थे तो पंजाब गवर्नमेंट ने या किसी ने तो जमानत नहीं दी थी, जमानत तो उनको लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी। और अब अदालत कह रही है कि पंजाब हुकूमत जमानत देगी। ये अदालत ने या तो सरेंडर कर दी कि पंजाब हुकूमत के पास, कि उनके हुक्म के मुताबिक चला करेंगी अदालतें। जब फेडरल गवर्नमेंट मियां साहब को जब बाहर जा रहे थे, वो तो इनसे जमानतें मांग रहे थे, इनसे मांग रहे थे कि जनाब आप हमें बॉन्ड्स वगैरह भर के दे के जाएं। तो अदालत ने वो रूल किया था, अदालत ने कहा था कि आप जाएं इसी तरह ही, और वो एक स्टाम्प पेपर सा लिखवा के, और जिसने जमानत दी, जिसने लिखा, उसको भी साथ जाने दिया कि आप भी चले जाएं। तो ये तो सारा अदालत के हुक्म पे हुआ। अब सवाल बड़ा अजीब सा है कि पंजाब हुकूमत को कहा जा रहा है कि आप जमानत इख्तियार इसकी अगर करेंगे, आगे देंगे तो आगे जाएगी। इसका मतलब यह है कि आज से अदालतें पंजाब हुकूमत चलाया करेगी। ये कोई अजीब सी कहानी है। और अगर जमानत तो उन्होंने मांगी भी, तो वो अगर एक्सटेंशन मांगते हैं मियां साहब, तो वो क्या पंजाब हुकूमत से जमानत की एक्सटेंशन मांगे? वो देंगे अपनी पिटीशन अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में। तो ये चीज जो है, ये कुछ अजीब गरीब सा किस्सा है। मेरे ख्याल के मुताबिक जैसे भी है, मियां साहब की जमानत हो ना हो, एक्सटेंड हो ना हो, वो वापस आने के लिए नहीं गए थे। और वहां पे इलाज करवाने का एक उनके पास बड़ा अच्छा एक जवाब भी मौजूद है। प्लेटलेट्स भी कम ज्यादा होते रहते हैं, कभी बहुत कम हो जाएंगे तो फिर आप क्या कर लेंगे उनका? अगर उनका डॉक्टर ने ऐलान कर दिया कि जी खतरनाक हद तक कम हो गए हैं, तो फिर आप उनको कहेंगे जी जबरदस्ती आ जाए, फिर आपसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट जमानत मतलब आप कह रहे हैं जब तक मियां साहब की मर्जी नहीं है वो पाकिस्तान वापस आने वाले हैं नहीं, फिर जिस मर्जी किस्म के रिमार्क सामने आते रहेंगे। दरियाब अगर आपसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मांग ली कि ये हमें जमानत दें कि लंदन से यहाँ सफर तक करने में उनका इंतकाल नहीं हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? दे देगी आपके पास ये है, तो रहेंगे वहां पे, ठीक है, आपके पास है कोई इसका जवाब तो वो दे। ठीक है जनरल साहब, सफर नहीं कर सकती। ठीक है, पॉइंट आपका गया। ज़ुनैरा साहबा, ये क्या सिचुएशन लग रही है आपको? अदालती रिमार्क्स भी हैं, फिर अदालत का फैसला भी है, पटिशन भी है, इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं। मुश्किलात का आगाज हुआ उनके लिए? बड़े लोगों के लिए मुश्किल कब होती है? ये तो मुझे तो नहीं समझ आ रही। चाहे अदालत कुछ कहे या गवर्नमेंट कुछ भी कहे, बड़े लोगों के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं इवेंचुअली। लीगली इट इज़ बिकॉज इफ़ द अक्यूज्ड इज़ ग्रांटेड बेल इन वन केस एंड देयर इज़ अ पैरेलल केस गोइंग ऑन, तो पैरेलल केस को अगर वो परसू नहीं कर रहे हैं और उधर आके अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो पहले केस की बेल कैंसिल हो सकती है। वो बात ठीक कह रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि 8 वीक्स के लिए जो सज़ा मुअत्तल हुई थी, वो 8 वीक्स को गुजरे हुए भी तो बहुत टाइम गुजर गया है। तो उसके बाद किसी ने नोटिस नहीं लिया कि इतना टाइम गुजर गया है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आगे क्या करना है। अभी ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं किस प्रोसीडिंग्स की वजह से ये एकदम से बयान अदालत की तरफ से या फैसला कह लें, जो भी कह लें, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से आ गया है। सो ये दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग बिकॉज मुझे याद है उस वक्त जस्टिस खोसा थे, उन्होंने बड़ा सख्ती से कहा था कि जी हमने नहीं भेजा उनको, आप लोगों ने भेजा है। और ये लोग कहते थे कि हमने नहीं भेजा, वो तो अदालत की तरफ से निकल गए हैं। तो ये कोई टग ऑफ वॉर है, लीगल एंड पॉलिटिकल। इसको मैं और आप बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते, ये कुछ और फोर्सेस ही इसको सॉल्व करेंगी। बट नवाज शरीफ इवेंचुअली इज़ गोइंग टू बी इन ट्रबल। उनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, बढ़ने वाली ज़रूर है।
सही, आपका पॉइंट आ गया अमीर, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन प्रोसीडिंग की बात की है जुनैरा साहब, इसमें कमेंट ऐड कर दूं कि तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को इश्तिहारी करार दिया, जिस पर PML ने ये केस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई और अब उसकी जब समाअत चल रही है तो दौरान समाअत आज के रिमार्क सामने आए हैं। अमीर, आपका तज्ज़िया मैं ब्रेक के बाद शामिल करती हूँ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर का एतमाद उन्हें हासिल है। वो ये बयान कहाँ पर दे रहे हैं, किस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की, इस बयान से मुतालिक ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा मेरे ऊपर एतमाद रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ कि उनका जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ है, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। चले, बुज़दार साहब ने क्या है, कुछ सवाल की तरफ मैं आती हूँ, लेकिन खिलाफ तवक्को ब्रेक पर जाने से पहले अमीर आपका तज्जिया था, माज़रत के साथ आप उस पर मुझे अपना जवाब दे दीजिए कि नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात का आगाज हुआ आज के रिमार्क्स के बाद। देखिए, होना तो ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, सारी सिचुएशन उनके सामने है, वो नवाज शरीफ साहब को जो भी बीमारी है और उसका जो भी इलाज है वो पाकिस्तान में एक खुसूसी एक अस्पताल तैयार करवाते। 10 महीनों में देखे ना, चीन ने कोविड के दौरान एक अस्पताल बनाया था 9 दिन के अंदर, ये 10 महीने हो गए नवाज शरीफ साहब को गए, वो एक ऐसा अस्पताल तैयार करवा देते जिससे आइंदा आने वाली नस्लों का भी भला हो जाता पाकिस्तान के आम आदमी का। और वो नवाज शरीफ साहब से और अदालत से कहते कि नवाज शरीफ को दुनिया का जो डॉक्टर चाहिए, ये मेरा काम है बतौर प्राइम मिनिस्टर में पाकिस्तान में अवेलेबल कर। नवाज शरीफ को जो मशीन चाहिए मैं दुनिया के जिस कोने से होगी मैं पाकिस्तान में लेकर आऊंगा। नवाज शरीफ को जो दवा चाहिए, जो लेबोरेटरी चाहिए, मैं दुनिया के हर कोने से ला कर दूंगा, लेकिन बाहर नहीं जाने दूंगा। ये क्या मजाक हुआ? 10 महीने से बाहर बैठे हुए, भाई दुनिया का कौन सा इलाज है जो 10 महीने में नहीं हो सकता? अब तो कोविड, उसकी वैक्सीन आने वाली है अगले 3-4 महीने में। मियां साहब का इलाज फिर भी नहीं होना, मियां साहब का इलाज नहीं होना, कोविड की वैक्सीन आ जाएगी। जिस कोविड ने दुनिया के 2 लाख लोग निकल लिए उसकी वैक्सीन आ जाएगी। ये एक अजीब जोक है, मजाक है, खुद नवाज शरीफ साहब के स्टेचर के आदमी के लिए मजाक है, और उनकी पार्टी के लिए भी, और हुकूमत के लिए भी, और हमारे अदालती निजाम के लिए। मुश्किलात उनके लिए उसी सूरत में आएंगे अगर वो वापस आएंगे, लेकिन ये पिंग पोंग चलती रहेगी। आपको पता है हमारे अदालती निजाम का, हमारे रेड टेपिज्म का, हमारे किताबत का, ये चलते रहेंगे, कभी इंटरपोल, कभी एम्बेसी, कभी फलाना, कभी, लेकिन ना नवाज शरीफ साहब नियर फ्यूचर में वापस आएंगे, ना उनके लिए कोई मुश्किलात है। ठीक है, नवाज शरीफ जब वापस आएंगे मुश्किलात उसी वक्त बढ़ेंगी जब तक वो मुल्क से बाहर है। मुश्किलात उनके लिए किसी भी किस्म के रिमार्क से, किसी भी किस्म के केस के खुलने के बाद रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के सवाल की तरफ मैं जाऊंगी कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, जो कि मैंने आपको सुनाया भी, कि वो खास से पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट मुझे हासिल है। नासिर भाई साहब जरा फरमाइएगा, वज़ीर आला पंजाब की जरूरत से ज्यादा पूरा एतमाद है या ठीक है वो अपनी जगह? ज्यादा पूरा एतमाद है, ये बिल्कुल सही है, उनको एतमाद का वोट हासिल है प्राइम मिनिस्टर का, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि कोई दाग नहीं है, तो फिर मुझे एक शेर याद आ गया कलीम आजिज का, खंजर पे कोई छींट ना दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। लाहौर वालों से पूछे वहाँ क्या सूरत हाल है, पंजाब वालों से पूछे कि कितने दाग आ गए। ठीक है, आतिर साहब क्विकली प्लीज। जी, जैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत पुरस्कार हैं। देखें, इमरान खान ने अपने फर्स्ट कज़न माजिद खान को, जो बहुत अच्छे बैट्समैन होते थे, उन्हें हैदराबाद के टेस्ट से ड्रॉप कर दिया था उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए। तो बुज़दार साहब को थोड़ा जहन में ये भी अब रखना चाहिए परफॉर्मेंस, और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी क्या राय है उनके बारे में। ठीक है, मिसाल के साथ आपने हवाला और अपना जवाब दे दिया। जनरल साहब, मेरा ख्याल है अगर कॉन्फिडेंस वाकई बहुत है उनको, इमरान खान को, तो फिर इनको इस तरह चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा ख्याल है कहीं इनके भी दिल में शक है और ये अपने आप को रिएश्योर करने के लिए उन्होंने ये बात की। ठीक, अमीर, वैसे अगर कोई और होता उस्मान बुज़दार साहब की जगह पे, थोड़ा सा अगर वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही थी, मैं दोहराता नहीं, वो खुद ही छोड़ के चला जाता। इमरान खान के एतमाद को छोड़ दें, जब ऑपोजिशन का एतमाद नहीं है, खुद उनकी पार्टी के अंदर लोग जब हमारे साथ बैठते हैं आम यानी हट के मीडिया से या किसी फोरम से, वो भी अंदर से बातें कर रहे हैं। बाकी पंजाब की आवाम के पास आप जाए, किसी को एतमाद हासिल नहीं है, उन्हें खुद ही चले जाना चाहिए था। लेकिन एक मजाक हो रहा है मुसलसल, बल्कि मैं तो चाहता हूँ नए उस्मान बुज़दार, ताकि इमरान खान साहब की जिद और अनार की सजा उनको 2023 में मिले। ठीक, जुनेरा।
देखिए, वज़ीर आज़म का एतमाद कोई वारंटी नहीं है कि ये कामयाब होंगे या ये चलते रहेंगे। इनका काम बताएगा, बिकॉज़ पंजाब बहुत बेसिक एक इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे मुल्क में सबके लिए रखता है, जहाँ पे हमने डेवलपमेंट अनप्रेसिडेंटेड देखी है। तो अगर डिलीवर करना शुरू हो जाएंगे तो शायद चल पड़े, अदरवाइज सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि ये उनके फेवरेट हैं, अभी तक तो शायद घसीट के चला लिया हो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का एतमाद है, कोई वारंटी। क्लोजिंग में मैं रिमार्क्स शामिल करूंगी। तवक्का अजीम साहब की मिसाल को लेकर के बुज़दार साहब थोड़ा थोड़ा घबरा लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।